गुड ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू अनस्टडी। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग ये जो हमारा क्विक रिवीजन वाला हिसाब है उसमें दूसरा लेक्चर है। दूसरा लेक्चर नहीं, दूसरा क्लास है। लेक्चर तो मतलब होता है कि एक व्यवस्थित तरीके से, लेकिन ये दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डचों का भारत आगमन। ओके, डचों का भारत आगमन, इसके बारे में बात करने वाले हैं। या आप महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो मुख्य मुख्य बातें, बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, जरा सा ही, लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो देखते हैं, ठीक है। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे और जो पुर्तगालियों के बाद भारत आए थे। ओके, कहाँ के थे? नीदरलैंड, हॉलैंड। 1595-96 ईस्वी में कालेनियस हाउटमैन के नेतृत्व में, नाम ध्यान रखना, पहला डच अभियान दल पूर्वी जगत में प्रवेश करता है। 1595 ईस्वी और 1601 ईस्वी के बीच डचों ने पूर्वी जगत की ओर 15 सामुद्रिक यात्राएं की। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की गई। कब? 1602 में। नेक्स्ट देखें तो इस कंपनी का मूल जो नाम था वो वीओसी था। ओके, ये नीदरलैंड जो इसकी लैंग्वेज है उसी के हिसाब से कंपनी को हॉलैंड सरकार द्वारा 21 वर्ष के लिए भारत तथा पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने और आक्रमण एवं विजय करने के संबंध में व्यापक अधिकार प्रदान किए गए थे। ओके, तो ध्यान रखना, यहां पे हॉलैंड सरकार ने इनको प्रमोट किया हुआ था कि आप जाओ पूर्वी जगत के साथ में, और सब कुछ अधिकार दिए थे कि आक्रमण भी करना है या फिर व्यापार करना है, विजय प्राप्त करनी है, वो सब आपको अधिकार। तो 21 वर्ष के लिए यहाँ पे अधिकार दिए गए थे। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बोयाना ले लिया और धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज इंडोनेशिया में उन्हीं को हराकर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डचों ने कैसे जो है पुर्तगालियों को हराया था। मलय प्रायद्वीप वाला जो एरिया है, मलेशिया वाला एरिया है, इसके बाद इंडोनेशिया वाला जो एरिया है, वहां पे किस तरह से उन्होंने राज किया हुआ था। उन्होंने जकार्ता जीतकर 1619 ईस्वी में इसके खंडहरों पर बैटिविया नामक नगर बसाया था। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। कब बसाया हुआ नगर? ओके, तो 1619 ईस्वी में। डच नौसेना नायक वादेर हेग ये सूरत तथा मालाबार में असफल होने के बाद 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना करता है। तो ये भी आप लोग पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे कि कब इसकी स्थापना। 1605 में। दूसरी डच फैक्ट्री पेत्तोपोलिये निजामपट्टनम में स्थापित की जाती है। 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलीकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और इसे अपना मुख्यालय बनाया। तो मुख्यालय जो ये बनाते हैं 1610 ईस्वी बनाते हैं, कहां पे? पुलीकट। ओके, हाँ, इनका मुख्यालय है डचों का। डचों ने यहां पर अपने स्वर्ण सिक्के, पगोड़ा ढाले हुए थे। ध्यान रखना, जब ये आए हुए तो इनको अनुमति मिली हुई थी यहाँ के राजा से कि भाई आप अपने जो है पगोड़ा, सिक्के ढाल सकते हैं। नाम ध्यान रखना, पगोड़ा ढालेंगे। ओके, कहा जाता है कि डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में एवं 1641 ईस्वी में विमलीपट्टनम में फैक्ट्रियों की स्थापना की। बंगाल की बात करें तो प्रथम डच फैक्ट्री ये पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित की जाती है और 1653 ईस्वी में हुगली के निकट चिंसुरा में डचों ने अपनी कोठी स्थापित की हुई थी। तो पहली फैक्ट्री जो बंगाल में है वो पीपली है, वो 1627 ईस्वी में है और 1653 ईस्वी में हुगली के निकट चिंसुरा में कोठी स्थापित करते हैं। बंगाल में अंग्रेजों की तरह डचों का भी अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी करने की आज्ञा मिली थी। इसको भी आप नोट डाउन करते चलेंगे। चिंसुरा के डचों के किले को, नाम ध्यान रखना, गुस्तावुस फोर्ट के नाम से भी जाना जाता। तो ये चिंसुरा में जो किला कोठी बनाई गई थी 1653 में, इसको नाम दिया गया है गुस्तावुस फोर्ट दिया गया। ओके, 1658 में कहा जाता है कि डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नेगापट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की हुई थी। ओके, तो इनकी जो फैक्ट्रियां हैं कहां कहां स्थापित की, इनके बारे में खास जानकारी। 1660 में
गोलकुंडा में डच फैक्ट्री स्थापित की गई 1663 में। कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। कोचीन के मट्टा शासन से डच कंपनी ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं भी प्राप्त की थी और जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थी पुरक्कड़ और कांगनोर में के बीच क्षेत्र में काली मिर्च पर एकाधिकार। ओके, तो ये ध्यान रखना, सब कहां पे है? केरल में। ये दोनों कांगनोर और पुरक्कड़ कहां पे है? केरला में। औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को 31.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया था। 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नेगापट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया था। तो पुलिकट कब स्थापना हुई थी? 1610 में। इन्होंने ध्यान रखना 1610 में, जैसे मैंने देखा था, अभी बताया था आपको, 1610 में मुख्यालय बनाते हैं पुलिकट को। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि 1690 में पुलिकट के स्थान पर नेगापट्टनम को डच गवर्नर्स का मुख्यालय। मालाबार तटवर्ती प्रदेशों में कोचीन, कन्नौर और वेंगुल्ला डचों के व्यापारिक केंद्र थे। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख, जिनको फैक्टर कहा जाता था, को व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो जो फैक्टर हुआ करते थे उनको व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। ओके, यहीं से फैक्ट्री निकला है, फैक्ट्री। ओके, फैक्टर सही क्या निकला है? फैक्ट्री, अर्थात व्यापारियों का जो वर्गीकरण है उसी को क्या बोला गया है? फैक्टर बोला गया है। ओके, कहा जाता है कि डचों ने मसालों के स्थान पर सबसे महत्वपूर्ण जो भारत पर प्रभाव एक बात करते हैं वो ये है कि मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक इन्होंने महत्व दिया था। तो बाकी जो पुर्तगाली आए थे वो क्या करते थे? मसालों का निर्यात करते थे, आप मतलब यहां से ले जाते थे। लेकिन इन्होंने अगर कपड़ों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय दिया जाए तो सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो डचों का दिखाई पड़ता है। और ये कपड़े कोरोमंडल तट, बंगाल तथा गुजरात से निर्यात किए जाते थे। अगर हम ऐसे कुछ मैप बनाएं तो ये वाला जो एरिया है ये कोरोमंडल तट है, ये कोरोमंडल तट है, और ये वाला जो है गुजरात एरिया है, और यहां पे ये बंगाल वाला एरिया है। ओके, तो यहां से मुख्यतः आप कहेंगे कि कपड़ों का निर्यात किया जाता था। कहा जाता है कि 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया था। और आप कह सकते हैं कि उनका कपड़ों के प्रति कितना ज्यादा रुझान था निर्यात की वस्तु बनाने के लिए। तो उन्होंने रेशम की चक्री, और जिसमें लगभग 3000 कारीगर का वेतन जो है, ऐसा कुछ करके। ओके, बात समझ आ गई। तो ये डचों के बारे में मुख्य जानकारी। कहा जाता कि भारत में भारतीय वस्तु को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। तो अगर भारत पर प्रभाव की बात करें, भारत पर प्रभाव की बात करें, ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रभाव की भारतीय वस्तु को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के वेदरा बंगाल के युद्ध में डच पराजित होते। तो कहां इनकी पराजय होती है? 1759 की बात है। यहां पे डच पराजित होते हैं वेदरा में अंग्रेजों द्वारा, और इस पराजय ने भारत से उनकी शक्ति समाप्त कर दी। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टल पर आधारित थी। इस व्यवस्था का उल्लेख 1722 ईस्वी के दस्तावेज में किया गया था, और जिसमें नेगापट्टनम के डच गवर्नर और 6 तेलुगु व्यापारियों के बीच समझौते के विषय में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो जो ये डच आए सहकारिता पे काम करते थे। ओके, क्या करते थे? नाम दिया गया है उनको कार्टल व्यवस्था। ओके, कार्टल व्यवस्था। तो ये हमने डचों के बारे में लगभग सारी जानकारी यहाँ पे आ गई कि कैसे कैसे कोठियां स्थापित करते हैं और कैसे जो है वो तो प्रभाव। कल जो हम लोग बात करने वाले हैं वो अंग्रेजों के बारे में बात करेंगे, कैसे अंग्रेजों ने जो है भारत पर प्रभाव छोड़ा और कैसे उन्होंने अपनी जो है फैक्ट्रियां स्थापित की। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस।